हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 अगस्त 2021 और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के एक जज RF नरीमन वो रिटायर्ड हो गए हैं और उनको लेकर के हमारे CGI ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उसको गार्ड करने में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब ये जो RF नरीमन है ना, इन्होंने कई जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए उनमें ये इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था। तो इनके द्वारा दिए गए जजमेंट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट को अगर हम देखें तो जो IT एक्ट का 66A है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ट्रिपल तलाक में जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की उसको स्ट्रक डाउन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा जो वीमेन की एंट्री है सबरीमाला टेम्पल में उसको लेकर के उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने एक तरीके से हमारी जुडिशरी के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं उनको देने के लिए। सेकेंड न्यूज इसरो से लेकर के है। इसरो ने इस साल का कोविड पेंडेमिक की वजह से देखो हर एरिया, हर सेक्शन जो है वो इफेक्ट हुआ और जो हमारा साइंटिफिक एरिया है वो भी इससे इफेक्ट हुआ। और प्रेजेंट टाइम में इसरो ने EOS सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था। इसका पार्ट 3 को लॉन्च करने वाले थे GSLV रॉकेट से। लेकिन ये जो दो इसके पाथ हैं, दो पार्ट में तो ये सही तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट होने जा रहा था अपने ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है। लेकिन जो जैसे ही इसका थर्ड पार्ट आया जिसमें जो क्रायोजेनिक स्टेज है, क्रायोजेनिक स्टेज में क्या होता है कि रॉकेट के अंदर जो भी फ्यूल होता है उसको लिक्विड फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन, लिक्विफाइड हाइड्रोजन और लिक्विफाइड ऑक्सीजन को इसमें भरा जाता है और वो थर्ड स्टेज में आते आते जलने लगते हैं। तो क्रायोजेनिक स्टेज में जैसे ही आया, क्रायोजेनिक स्टेज में जो भी फ्यूल था वो जलता नहीं है और उसकी वजह से जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग थी वो फेल हो जाती है। हालांकि एक्सप्लेन्ड पेज पर इसके बारे में अच्छे से बता रखा है, वहां हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बता रखा है कि श्रीहरिकोटा से ये जो लॉन्च है ना, इसरो ने जो लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से वो लॉन्च कर रहे थे। तो आपका आज का क्वेश्चन ये है कि श्रीहरिकोटा हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ये आपको जगह बतानी है। नेक्स्ट न्यूज है, देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। दिल्ली कोर्ट 2015 में पोक्सो एक्ट के तहत एक पर्सन को जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था उसको जेल में बंद कर दिया जाता है कि इन्होंने जो माइनर गर्ल्स हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, उनके खिलाफ में सेक्सुअल असोल्ट किया है, उनको परेशान किया है, उनके ऊपर सेक्सुअली असोल्टिंग के कुछ एलिगेशन लग जाते हैं। अब उनको ये माना गया कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो उनकी कम्युनिटी के आधार पर लगाए गए, उन्होंने ऐसा कोई भी केस नहीं किया था। और इतने 2015 से वो जेल में बंद है, अब चल रहा है 2021। देखो 18 मई 2015 को उनको जेल में डाला गया था। तो ये जो समय है ना, अब इस तरीके से जुडिशरी से जो गलती हो जाती है उनको कौन कंपनसेट करेगा। ये जो 6 साल है जो पर्सन ने जेल में गुजारे हैं, हो सकता है कि इन 6 साल में वो कुछ इस तरीके का यूनिक क्रिएटिव वर्क करता जो उसको सबसे अलग करके इस सोसाइटी में एस्टेब्लिश करने में वर्क करती। अब ये जो 6 इंपॉर्टेंट गोल्डन ईयर्स हैं उसकी लाइफ के, वो उसको कौन लौटाएगा। हालांकि जो कोर्ट है वो बोल रहा है कि उसको कंपनसेट किया जाए, लेकिन आप तो पैसे से कंपनसेट कर दोगे ना। ये जो 6 ईयर्स हैं उनको जो टाइम है वहाँ वो कहाँ से कंपनसेट करोगे। भगवान से थोड़ा ना 6 ईयर्स लेकर के आप उसको दे दोगे कि 6 साल और दे दीजिए क्योंकि हमने गलती से इसको जेल में बंद कर दिया था। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट हैं वो बहुत बार होते हैं और ये गलत है। गलत होने से जो ह्यूमन राइट्स का, आप वैसे तो ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करते हो, लेकिन इनडायरेक्टली जब आपका जुडिशियल सिस्टम ही इस तरीके से ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे तो उसको आप कहाँ से कंपनसेट करोगे। ओके तो ये एग्जाम्पल है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसको आप यूज कर सकते हो कि जुडिशरी के द्वारा अगर कोई गलत फैसला आता है तो कैसे जो गोल्डन टाइम्स है किसी की लाइफ का वो कैसे जेल में गुजर जाता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने हालांकि मई में भी कोशिश की थी और उन्होंने यहाँ के जो LG हैं अनिल बैजल, उनको ये बोला था कि हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं और जो कमेटी है वो इसके बारे में पता लगाएगी कि देखो कोविड की जो सेकेंड वेव आई उस समय
ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई, हम चाहते हैं कि इसके बारे में अच्छे से पता लगाया जाए। इसके लिए वो कमेटी बनाना चाहते थे, हालांकि जो एलजी है वहाँ के, उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब दोबारा से दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो इसको दोबारा से इस तरीके की कमेटी बनाने की कोशिश कर रही है और वो चाहते हैं कि एलजी इस बार अपना अप्रूवल दे। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी डेथ नहीं हुई। तो मनीष सिसोदिया जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं, इसके अलावा जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं कि कमेटी बने। चाहे हम मानते हैं, हमें लगता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की डेथ हुई है, हालांकि हो सकता है कि नहीं भी हुई हो, कि कोई अदर रीजन हुए उनके डेथ के, लेकिन ये कमेटी जो है वो अपनी जांच करे। और जब एक इंडिपेंडेंट जांच होकर के आएगी, एग्जामिन होगा उस इंसिडेंट का, तभी जाकर के क्लियर जो इमेज है वो सामने आएगी कि क्या हुआ था। तो इसके लिए एलजी को अपनी अप्रूवल देना चाहिए। दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो आपको पता है कि यूटी है और वहाँ पर एलजी को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से हमेशा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अगर यहाँ पर अदर पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट हो उत्तम। तो दिल्ली यूटी के बीच में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एलजी के बीच में रेगुलर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में। इस समय एलजी की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई। इसमें ये बोला गया कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास करना चाहती है तो उससे पहले उसको एलजी की अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है। तो एक तरीके से इसको लेकर भी दिल्ली सरकार के द्वारा विरोध होता है, वो इसको अपोज करते हैं कि इस तरीके से आप लोगों ने चुनकर के हमें यहाँ पर भेजा है और जो लोगों की आवाज़ है उसको तो दबाया जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट न्यूज देखो, दिल्ली में मेट्रो कॉरिडोर को एक्सटेंशन की बात चल रही है और इसमें बोला गया है कि बहुत सारे पेड़ इस नए एक्सटेंशन में बीच में आ रहे हैं, तो इन पेड़ों को काटा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या प्रपोजल देता है, वो देखना होगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि कुछ पेड़ों को काट दिया जाएगा, कुछ पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। अब देखो, ये भी बोला जा रहा है कि नए पेड़ लगा दिए जाएंगे उनकी जगह। मान लो कोई पेड़ 100 ईयर्स ओल्ड है और आप उसकी जगह 1 ईयर ओल्ड पेड़ लगा रहे हो, तो कैसे कंपनसेट करोगे? आप बताओ कैसे कंपनसेट करोगे? फिर आप बोलते हो कि हमारा जो क्लाइमेट है वो डिग्रेड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते रहे तो इसका रिजल्ट भारी भरकम देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में आईपीसीसी की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई। उसमें ये बोला गया कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो हमने टारगेट लिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कि इससे ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, तो 1.1 डिग्री सेल्सियस तक तो हम पहुंच गए हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम अगले दशक तक पहुंच जाएंगे, मतलब इतना अर्थ का टेम्परेचर जल्दी बढ़ने वाला है। चाहे आप कितना ही टारगेट बना लो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं करोगे, एमिशन सेम तरीके से चलते रहेंगे। जो कंट्रीज़ हैं वो अपने नेट जीरो एमिशन टारगेट नहीं बनाएंगी और एमिशन टारगेट बनाने से भी कुछ नहीं होगा। मान लो आप एमिशन को बढ़ाते जा रहे हो, उसको कर्व करने के लिए पेड़ लगाते जा रहे हो, लेकिन एमिशन तो बढ़ा रहे हो ना। भले ही उसको आप कर्व कर रहे हो, लेकिन उसके इनडायरेक्ट बहुत सारे पोस्ट इफेक्ट होते हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप एनवायरनमेंट को अगर डिग्रेड करोगे तो वो उसके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर जो जमैका कंट्री है, आपको पता है कैरेबियन आइलैंड्स में कंट्री है और यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि बिजनेस के लिए काफ़ी ओपन किया गया है जमैका को। हर एरिया में, टूरिज्म का एरिया ले लो, ट्रेड का एरिया ले लो, मैन्युफैक्चरिंग एरिया ले लो, फिल्म या एनिमेशन, म्यूजिक, एनर्जी, एग्री बिजनेस, इन सारे एरिया में जो जमैका है वो अपने आप को लीडिंग करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड। ओके, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि मान लो कोई पर्सन जो है वो अपने घर में सीक्रेसी में काउ स्लॉटरिंग करता है, तो वो जो केस है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंडर आता है, वो पब्लिक ऑर्डर के अंडर नहीं आता है। मान लो किसी व्यक्ति ने अगर काउ स्लॉटरिंग की है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे पुअर्टी हो सकती है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और हंगर, ये मेजर कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो काउ को स्लॉटरिंग उन्होंने की हो। तो इसके आधार पर
जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो हिबियस कॉर्पस पिटीशन को सुन रहा था। हिबियस कॉर्पस क्या होता है? मान लो किसी को जेल में बंद कर रखा है, पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है या उसको नज़रबंद कर रखा है, तो जो हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए उनको बोलेगा, डायरेक्ट जो भी पुलिस है उनको आदेश देगा, ऑर्डर देगा कि आप उसको कोर्ट के सामने पेश करो। तो ये हेबियस कॉर्पस जो है वो जो 5 रिट फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत जो रिट दी जाती है जिनके तहत हम फंडामेंटल राइट्स को सेव कर सकते हैं, उसी में से एक है हेबियस कॉर्पस। तो उसी की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट न्यूज देखो, अभी गोवा के जो टैप वाटर आता है उसमें माइक्रो प्लास्टिक के अवशेष मिले। तो वहाँ का जो गोवा के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि जो वहाँ के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसने ये बोला कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो मौजूद नहीं है, वहाँ का जो पानी है वो काफ़ी सेफ है। माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है कि मान लो पानी में 5 mm से छोटे अगर जो प्लास्टिक के कण हो तो वो आते हैं माइक्रो प्लास्टिक के अंडर। इनसे क्या होता है कि अगर ये बॉडी में अगर जो हमारा सिस्टम है उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिजीज देखने को, इसका पोस्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर ये प्रॉब्लम है, देखो माइक्रो प्लास्टिक वाटर को ट्रीट करके ही तो घरों में भेजा जाता है ना, तो ट्रीटमेंट के बाद में भी अगर उसमें इस तरीके का पोल्यूशन देखने को मिल रहा है तो आप सोचो कि पोल्यूशन का लेवल कितना बढ़ चुका है। यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि बॉम्बे में लोग ऐसे हैं जिनके पास फ्लैट एक है लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो 4 से 5 हैं। तो अगर उनके पास में पार्किंग स्पेस नहीं है तो उनको आप अलाउ नहीं कीजिए कि उनके पास इतनी गाड़ी हो। बॉम्बे में क्या होता है कि लोग सड़क के बाहर, सड़क के पास में साइड में पार्किंग कर देते हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों के लिए काफ़ी परेशानी होती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए इन व्हीकल पार्किंग को लेकर के कि अगर आपके पास में पार्किंग स्पेस नहीं है तो आपको इतनी गाड़ी रखना अलाउ नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी बोला कि अगर इसी तरीके से वर्क चलता रहा और हमने अगर कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो आने वाला समय ऐसा होगा कि सिर्फ गाड़ियां दिखेंगी, जो पैदल वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने बोला है कि अगले साल तक एलिफेंट और टाइगर की जो सेंसस है, जनगणना जो है वो एक साथ होगी। मेजरली क्या होता है, एलिफेंट और टाइगर जो हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं। अब शेयर करते हैं तो इनके साथ में इनकी जो भी सेंसस कंडक्शन है वो एक साथ हो सकता है, क्योंकि अलग अलग इसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एलिफेंट की जो सेंसस है वो 5 साल में होती है और टाइगर की होती है 4 साल में। ओके, अब जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है वो इसके लिए काफ़ी प्रोसीजर फॉलो करता है, जैसे डायरेक्ट काउंटिंग भी करते हैं या फिर इनडायरेक्ट तरीके से भी इनको काउंटिंग करते हैं, जिसमें कैमरा ट्रैपिंग के थ्रू या फिर इनका जो डंग होता है उससे भी पता लगाते हैं। ओके, तो ये है, देखो जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनके बारे में ये स्टेटमेंट आप याद रखो कि वो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज में एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी 60% जो है वो इंडिया में पाई जाती है एशियन एलिफेंट्स में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज देखो, सोयाबीन क्रॉप्स को लेकर के बोला जाता है कि अनसर्टेनिटीज देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड मील को इंपोर्ट करना पड़े। अब सोयाबीन का मेजर प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शुरुआत में जब ये फसल बोएगी उस समय ड्रोट, सूखा गिर गया, बारिश नहीं है, पानी नहीं है उसकी वजह से, और उस समय जब बारिश हुई तो हैवी रेनफॉल हो गई, जिसकी वजह से जो सोयाबीन है वो काफ़ी नुकसान में चला गया। देखो ये जो सोयाबीन है वो पोल्ट्री के लिए, कैटल के लिए, एक्वा फीड मैन्युफैक्चरर मतलब इन सब के लिए, कि जल में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए, पोल्ट्री उद्योग मतलब जो मुर्गी पालन जो उद्योग है उसके लिए, और जो एनिमल्स हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोटीन होता है और प्रोटीन को डाइट में शामिल किया जाता है। तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है ना वो काफ़ी इफेक्ट हुई है। पहले कोविड की वजह से इफेक्ट हुई, लोगों ने माना कि इसकी वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है कोविड का, इसलिए लोगों ने पोल्ट्री इंडस्ट्री पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया। उसके बाद में कोविड की
सेकेंड वेव आ गई और सेकेंड वेव से पहले पोल्ट्री में जो एवियन इन्फ्लुएंजा देखने को मिला, इसकी वजह से भी, एवियन फ्लू की वजह से भी लोगों ने इसको खाना पसंद नहीं किया। और प्रेजेंट टाइम में सोयाबीन का जो भाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मील है, जो डाइट है, उसका प्राइस बढ़ने की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है कोविड की वजह से। तो देखो, ये हर इंडस्ट्री के ऊपर जो हम कोविड का इफेक्ट देख रहे हैं, जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर हमने देखा, अभी हमने जो साइंटिफिक इंडस्ट्री है, जैसे इसरो ने अभी एक लॉन्च किया और उसमें भी कुछ खामियां होने की वजह से वो सैटेलाइट ढंग से लॉन्च नहीं हो पाई, तो इस इंडस्ट्री को भी काफ़ी डिग्रेडेशन देखने को मिला। तो ये हर इंडस्ट्री का हाल है कोविड की वजह से। तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हर इंडस्ट्री को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा, तो हमें पता होना चाहिए कि किस इंडस्ट्री को क्या इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट न्यूज, ये है बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और आसाम की तरफ से पहली ओलंपिक मेडलिस्ट है वो। ओके, ये बॉक्सर हैं और इन्होंने बोला है कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स होंगे उसमें उनको आशा है कि वो गोल्ड मेडल लेकर के आएंगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि आसाम की तरफ से पहली ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज, यहां देखिए, देखो जो तालिबान है ना, टेररिज्म, वो अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लगभग 2/3 पार्ट अफगानिस्तान का अपने अंडर कर लिया है तालिबान ने। तालिबान ने ये भी बोला है कि जो उसकी 3rd लार्जेस्ट सिटी है हेरात, 2nd लार्जेस्ट सिटी कंधार, इन सभी के अलावा 11 प्रोविंसेज की जो कैपिटल है उसको अपने अंडर कर लिया है तालिबान ने। अब इसके लिए कोशिश की जा रही है। यूएस चाहता है कि पाकिस्तान इसमें साथ दे और पाकिस्तान इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करे। पाकिस्तान ये चाहता है कि जब भी आपको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनानी होती है तब तो आप लेते हो इंडिया का साथ, और इस तरीके का जो मैसिव पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए पाकिस्तान का साथ। तो ये जो दोहरापन है ना यूएस का, वो देखने को नहीं मिलना चाहिए। देखो, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान बढ़ रहा है उसको लेकर के कुछ अफगानिस्तान जो लोग हैं उन्होंने तालिबान को जो भी सफलता मिली अफगानिस्तान में उसको लेकर के पाकिस्तान को ब्लेम किया है कि जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। अभी क्या हुआ कि जो पीओके वाला रीजन है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एक डैम बनाया जाता है एक इंडस रिवर के ऊपर 4300 मेगावाट हाइड्रो पावर का। अब वहाँ पर जो बस उन इंजीनियर्स को लेकर के जा रही थी, जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स भी थे, उनके ऊपर बॉम्ब अटैक होता है और डेथ हो जाती है। तो पाकिस्तान के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ ना, वो इंडिया के द्वारा करवाया गया है। हालांकि यूएस और इंडिया की तरफ से इनकार हुआ है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज, ये देखो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नर्दर्न पार्ट में जो कंट्री है, अल्जीरियन कंट्री, वहाँ पर भी वाइल्ड फायर्स देखने को मिले। इससे पहले ग्रीस, इटली, वहाँ पर वाइल्ड फायर के जो इंसिडेंट है देखने को मिले, जिसकी वजह से काफ़ी जो फॉरेस्ट वाला रीजन है वो वाइल्ड में फायर्स में चेंज हो गया और जो एरिया, जो ग्रीन एरिया था, वो एक तरीके से सूखा एरिया डिक्लेयर हो गया। देखो, इन सब का कारण आपको पता है ना, कोज का अगर आप पता करने की कोशिश करोगे, कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका कोज होता है। कोज होने का कारण ये है कि जो मेडिटेरियन सी है, अगर पिछले डेकेड से आप कंपैरिजन करोगे तो इस एरिया में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया है। ओके, इसके अलावा ग्रीस की हम बात करें तो पिछले 3 डेकेड्स में सबसे ज़्यादा, सबसे बुरी हीट वेव्स देखने को मिली और उसी का असर है कि यहाँ पर जो वाइल्ड फायर्स के काफ़ी इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज इंडोनेशिया को लेकर के है। इंडोनेशिया में अगर कोई फीमेल वहाँ की आर्मी में रिक्रूट होती थी तो उसका वर्जिनिटी टेस्ट होता था। प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया आर्मी ने इसको स्टॉप कर दिया है। तो ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इसका वेलकम किया है कि इंडोनेशिया का जो डिसीजन है वो एक तरीके से इक्वलिटी को मेंटेन करेगा। ओके, WHO जो है उसने तो 2014 में ही ये बात बोलती थी कि किसी की एबिलिटी को आप वर्जिनिटी के आधार पर एग्जामिन नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज एडिटर एक्सप्लेन्ड पेज से न्यूज है, यहाँ देखिए। देखो, इसरो ने जो अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट लॉन्च करने वाले थे उसका जो फेलियर हुई इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में इसरो की, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि आने वाले जो हमारे नए हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, नए जो तरीके से इसरो अपना वर्क कर रहा है, कुछ
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले से फिक्स कर रखा है, जैसे गगनयान, चंद्रयान की उनकी लॉन्चिंग उस टाइम फिक्स है, तो क्या है इस फेलियर की वजह से उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जीएसएलवी में ये इफेक्ट देखने को मिला कि उसका जो थर्ड स्टेज, जो क्रायोजेनिक स्टेज होता है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर फ्यूल्ड भरे जाते हैं और वो बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर जलते हैं, वो नहीं हो पाया उस एरिया में। उस थर्ड स्टेज के ऊपर जो फेलियर हुई उसकी वजह से ही ये सैटेलाइट की जो लॉन्चिंग है वो भी फेल हुई। अब देखो इंडिया का जो अदर आप बात करोगे, इम्पैक्ट को देखने की कोशिश करोगे, तो इंडिया के और मिशन हैं जैसे कि गगनयान, चंद्रयान 3, उनको जीएसएलवी मैक 3 से लॉन्च किया जाएगा। जीएसएलवी मैक 2 से इनको लॉन्च किया गया था अभी सैटेलाइट को, और जीएसएलवी जो मैक 3 है ना, वो स्पेशल इसी काम के लिए बनाए गए हैं कि हैवियर पेलोड्स को वो स्पेस में ले जा सके। तो देखो जो गगनयान, चंद्रयान 3 जो लॉन्चिंग है इसरो की, उनके ऊपर ज़्यादा कुछ इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन निसार, ये आपको ध्यान में रखना है, निसार जो है वो पहले अपनी तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड इसरो, ए जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नासा और इसरो मिलकर के काम करेंगे और अर्थ को ऑब्जर्वेशन करने का काम करेंगे। निसार में क्या होगा, निसार विच विल यूज 2 सिंथेटिक अपेंचर रडार्स टू मॉनिटर टू एंटायर अर्थ इन ए 12-day साइकिल। 12 दिन के साइकिल में पूरे अर्थ को ऑब्जर्व किया जाएगा। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मिशन एज येट टू इन्वॉल्विंग द जीएसएलवी मैक 2 रॉकेट। द कीनली अवेटेड, मतलब इस निसार में जो जीएसएलवी मैक 2 रॉकेट को यूज किया जाएगा जब इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। जो निसार का मिशन है वो ये है कि अर्थ में जो समय के साथ में जो इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, जो डायनेमिक सरफेसेस जो चेंज हो रहे हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बायोमास, नेचुरल हजार्ड्स, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए इस निसार मिशन का यूज किया जाएगा। अब ये जो निसार मिशन है ना, इट विल हेल्प रिसर्चर्स एंड यूजर एजेंसी टू सिस्टमेटिकली मैप द सरफेस ऑफ द अर्थ। ISRO wants to use it for a variety of purpose, including agriculture mapping and monitoring of glaciers in the Himalayas, landslide-prone areas, and changes in the coastline. इन सब चीज़ों के लिए इस निसार का यूज़ किया जाएगा। मतलब नासा और इसरो लॉन्च करेंगी सैटेलाइट को, और ये जो सैटेलाइट हैं वो 12 डेज में अर्थ का चक्कर लगाएंगी और अर्थ में क्या क्या चेंजेस हो रहा है हर एरिया में, चाहे सी लेवल इंक्रीज हो रहा हो, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, चाहे शोर लाइन जो है कोस्ट लाइन बढ़ रही हो, घट रही हो, जो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हिमालयन रीजन पे जो बर्फ वाला रीजन है वो कितना है, कितनी बारिश हो रही है, किस तरीके से सब कुछ चेंज हो रहा है, इन सब में इसका यूज किया जाएगा। इस कोलेब्रेशन में क्या किया जाएगा, नासा विल प्रोवाइड वन ऑफ द सिंथेटिक अपेंचर रडार एल बैंड, वाइल द अदर एस बैंड विल कम फ्रॉम इसरो। एल बैंड प्रोवाइड करवाएगा नासा और एस बैंड प्रोवाइड करवाएगा इसरो। नासा जो है वो कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम और जो लॉन्च और रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाएगा इसरो। इस तरीके से जो निसार का शेड्यूल है कि 2023 के शुरुआती समय में श्री हरिकोटा फैसिलिटी से इसको लॉन्च किया जा सकेगा, लेकिन अब हो सकता है प्रेजेंट टाइम में जीएसएलवी मैक 2 के जो क्रायोजेनिक स्टेज में जो परेशानी आई उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये निसार जो है वो आपको ध्यान रखना है, इसका किस चीज़ में यूज़ किया जाएगा ये पूरा यहाँ पर आंसर दे रखा है, ये सब कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।